ओके जी, थैंक यू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारा आज पास पेपर नंबर 4 है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी लेक्चर का पेपर है 2020 में जो लेक्चर का पेपर हुआ था, लेक्चर फ़ीमेल का 2021 में, सॉरी, ये वो वाला पेपर है 2021 का। मेल और फीमेल अलग अलग स्केड्यूल था, तो ये फीमेल वाला पेपर है जी। हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इवन पैवलोव जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है, बिहेवियरिस्ट थे, ये रशियन थे। और बिहेवियरिज्म थ्योरी जो है इसका जो दूसरी सब थ्योरी है जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, वो स्किनर ने दी थी, और स्किनर वाज अमेरिकन। ठीक है, ये यानी जो फर्स्ट सब थ्योरी है इसकी, ये रशियन थे पैवलोव, और जो दूसरी थ्योरी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये अमेरिकन थे जिसने दी थी, स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, असेसमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन और यूनिट इज़ कॉल्ड। तो वो असेसमेंट जो हम एंड पे करते हैं, ये पिछले पेपर में भी 2-3 मरतबा क्वेश्चन आ चुका है। समेटिव असेसमेंट होती है। स्केल विच हैज़ इक्वल डिस्टेंस फ्राम वन स्कोर टू अदर स्कोर। तो वो स्केल जिसमें इक्वल डिस्टेंस होते हैं, ये कल हम डिस्कस कर रहे थे कि इंटरवल स्केल में जो दो नंबर्स होते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर या टाइम की एग्जांपल ली थी, ये दोनों इंटरवल स्केल में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल ज़्यादातर इनकी पूछी जाती हैं इनकी डेफिनेशन के साथ साथ, तो एग्जांपल भी आप याद रखेंगे इन चारों स्केल्स की। ये रिसर्च के चैप्टर में मौजूद हैं, बुक में, नोट्स में मुकम्मल डिटेल इनकी मौजूद होगी, ग्रुप में भी शेयर हो जाएंगे ये जब आप साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, तो बल्कि आपने पढ़ लिया आई थिंक। तो अब इंटरवल स्केल जो है, इसमें इक्वल डिस्टेंस होते हैं दो वैल्यूज़ के दरमियान, जैसे टेम्परेचर 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, ऐसे, तो इक्वल डिस्टेंस होंगे, इसको हम इंटरवल स्केल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेस्ट दैट मेजर द फ्यूचर एबिलिटी। एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये हम कल भी बात कर चुके हैं। और एटीट्यूड टेस्ट में हम बिहेवियर को देखते हैं, अचीवमेंट टेस्ट में हम उसके आउटकम्स को देखते हैं। ठीक है, ये तीनों जो बाकी ऑप्शंस हैं। क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो KPK में दिसंबर 2020 में क्रिप्टो करेंसी, ये डिजिटल करेंसी जो है, ये इंट्रोड्यूस करवाई गई KPK में सबसे पहले दिसंबर 2020 में। सिचुएशन इन विच देयर इज़ नो क्लियर कट आंसर रिगार्डिंग द मॉरली करेक्ट एक्शन या आंसर। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक इंडिविजुअल एक बंदा बंदी फैसला ना कर पा रहा हो कि ये ठीक है या ये ठीक है, उसको मोरल डायलीमा कहते हैं। इसके साथ एक और मिलती जुलती टर्म है मोरल रीजनिंग। अब रीजनिंग से मुराद ये है कि ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। डायलीमा में वो क्लियर नहीं होता कि क्या ठीक है क्या गलत है, रीजनिंग में वो जस्टिस के साथ उसको सही या गलत की पहचान होती है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये गुड है, ये बैड है। तो रीजनिंग, ये इसी पेपर में आई थिंक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, रीजनिंग की भी डेफिनेशन मौजूद होगी। तो रीजनिंग में वो उसको पहचान होती है, डायलीमा में पहचान नहीं होती। ये जो कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है ना, ये उसके सब पार्ट्स हैं, जो जिसके मुतालिक पहले भी पिछले पेपर्स में भी सवाल आ चुके हैं। मोरल डायलीमा एंड मोरल रीजनिंग, ये जो है इसकी थ्योरी के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के कोहलबर्ग की। A situation in which relationship between cause and effect is determined। तो determination of cause and effect relation, यूँ भी सवाल आ सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो एक्सपेरिमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक चीज़ का असर हम दूसरे के ऊपर मेजर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। थियरी रिलेटेड टू इंटरेक्शन ऑफ चाइल्ड विद टीचर एंड सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन या सोशल कग्निटिव जो सोशल कग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, वो वाइगॉस्की की है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। इन्होंने ये कल हम पढ़ रहे थे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन, इनका कॉन्सेप्ट है कि इंटरेक्शन से बच्चे की कग्निशन डेवलप होती है। ईगो सेंट्रिसिज्म रिमेन्स मोर इन।
हमने जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी है, मैंने आपको पहले भी कई मरतबा बताया है कि ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन तकरीबन हर पेपर में आते हैं। ठीक है, अब पिछले जितने पेपर हम पढ़ चुके उसमें क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे थे। अब ये अगेन जो है वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। तो ईगो सेंट्रिसिज्म सेल्फ सेंटर्डनेस को कहते हैं, यानी एक बच्चा कहता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी कही हुई बात, मेरा फ़ैसला, मेरा अमल ही ठीक है और ये हरफ आखिर है, एब्सोल्यूट है। ठीक है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो मैं कहूँगा वो ठीक होगा, जो दूसरे कह रहे हैं वो गलत है। इसको हम बोलते हैं ईगो सेंट्रिसिज्म। तो ये ख़त्म हो जाता है। ये दूसरी जो स्टेज है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें ये होता है। ठीक है, मतलब बच्चे सेंसरी मोटर में ये होता ही नहीं है, ये डेवलप होता है कब, दूसरी स्टेज में आके 2 से 7 साल, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यहाँ पे सवाल है रिमेन्स नो मोर का। ठीक है, कि कब ये ख़त्म हो जाता है, तो कंक्रीट स्टेज में आके, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये ख़त्म हो जाता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, पहले जो 150 नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से सर। जी, तो जी इनका सर 0 से नहीं, 0 से होल नंबर स्टार्ट होते हैं। 0 से आई थिंक होल होल होते हैं। स्टार्ट होते हैं। अच्छा, ज़ीरो नंबर ज़ीरो स्टार्ट सबसे पहले ज़ीरो किसने इस्तेमाल किया था या यूज़ किया था मैथमेटिक्स में? अल-ख्वारिज़मी ने। तो इंडियन ये भी पीपीएससी के पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था एक मतलब। अच्छा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, ठीक है, 150 तक जो है वो नंबर उनको जमा करना। और ये कैसे करते हैं, इसका किसी को फार्मूला शॉर्टकट पता है? मैथ का कोई है आप में से? जी सर, मैथ की तो नहीं, लेकिन आ जाती है। ठीक है, चलें, ये इसको बहरहाल इसका कोई फार्मूला भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर ऐड तो बंदा कर नहीं सकता, इसका कोई शॉर्टकट फार्मूला आई थिंक होता है, मुझे उसका आइडिया नहीं है। बहरहाल, हाउ पीपल थिंक अबाउट राइट एंड रॉन्ग एंड हाउ दे एक्वायर एंड अप्लाई मोरल रूल्स। अब ये वही बात अभी थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था कि मोरल रीजनिंग का भी क्वेश्चन होगा कि कैसे लोग सोचते हैं राइट और रॉन्ग के बारे में, एंड हाउ दे एक्वायर एंड अप्लाई मोरल रूल्स। तो यानी वो जस्टिफाई कर सकते हैं उनको, यानी दुरुस्त या गलत की पहचान जो हो जाती है वो रीजनिंग होती है। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, ये रेंज को कहा जाता है कि एक डाटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू, मसलन आपके पास आपने क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया, तो जो सबसे ज़्यादा नंबर है ना जिस बच्चे के, वो 100 में से 95 हैं, और सबसे कम बच्चे जिसके नंबर हैं वो 20 हैं, तो 95 माइनस 20 आप करेंगे तो आपके पास रेंज आ जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, ठीक है, ये वर्ड जब भी यूज़ होंगे किसी भी स्टेटमेंट में, स्टेम में, तो इट मीन्स कि ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगी, आखिरी स्टेज। ठीक है, ही इज़ द ग्रेट, द पोइट एंड पोइट का क्या आएगा यहाँ पे आंसर? ही इज़ अ पोइट एंड अ नॉवलिस्ट। ठीक है, दोनों जगह पे यूज़ होगा। ही रेन इन टू द फॉरेस्ट, ये प्रिपोजिशन है। जिंजर इज़ अ रूट, ये जिंजर किसको कहते हैं? अदरक को सर। अदरक को कहते हैं। अदरक जो है वो रूट है, ठीक है, जड़ है, मतलब जेर ज़मीन हम लेते हैं उस पौधे की। कंपोनेंट ऑफ तो ये इकोसिस्टम स्टेम है, रूट नहीं है। हैं, आई थिंक जिंजर रूट ही होती है जिंज मेरे ख्याल में तो। नहीं अदरक को ही सर, बोलते हैं। सर जी हमने रूट ही टिक किया था, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेट किया था तो ये रूट नहीं है। चलें इसको देख लेते हैं। जिंजर इज अदरक स्टेम, तो सर, यस, ठीक है, थैंक यू सो मच करेक्शन के लिए। जिंजर जो है वो स्टेम है, रूट नहीं है। इसको करेक्शन कर यस लें सर, इसमें। स्टेम है, गूगल से भी। ठीक है, मैंने भी गूगल से ही देखा है, तो ये जो है वो स्टेम है। हमारा भाई गूगल जिंदाबाद, और कौसर थैंक यू। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दैट डीके द ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड, वो हमारे इकोसिस्टम के वो एक होते हैं प्रोड्यूसर, एक होते हैं कंज्यूमर, और एक होते हैं डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर पौधों को कहा जाता है, ठीक है, कंज्यूमर
जितने भी एनिमल्स हैं तकरीबन सारे जो है वो कंज्यूमर होते हैं। और डीकम्पोज़र ये माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। इनका काम क्या होता है, इनका काम जो है वो फिर उसको जो है डीकम्पोज करना होता है। तो वो कंपोनेंट इकोसिस्टम के जो डीकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स और एनिमल बॉडीज़ या प्लांट्स और एनिमल का जो ओरिजिन है उनसे बनाई जाने वाली जो चीज़ें हैं ना, ये ऑर्गेनिक होती हैं। तो इनको डीकम्पोज करने के लिए जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट है उनको कंपोजर्स कहा जाता है। बुड्ढे बलोच की नसीहत, ये अल्लामा इकबाल की जो है किस बुक से रिलेटेड है? अरमगान हिजाज से। अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब है जो फ़ारसी और उर्दू दोनों में लिखी हुई है? सर यही है। ये अरमगान हिजाज। हिजाज ही है। मैन बुकर प्राइज़ अवार्डेड इन 2013 टू राइटर, ये इंतज़ार हुसैन को 2013 में दिया गया था। प्रोजेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव, इंग्लिश का क्वेश्चन था। CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये पहले भी आ चुका है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में है। इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये जो बिहेवियरिज्म की दूसरी थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। उन्होंने कौन सा मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था जिसकी ये मॉडिफाइड फॉर्म है CAI? जी, स्किनर ने कौन सा सर वो मेथड दिया? लीनियर प्रोग्राम, जी, स्किनर ने लीनियर प्रोग्राम। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया था, या प्रोग्राम लर्निंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसकी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, लीनियर एंड ब्रांच। बुक में आपको मिल जाएगा पहले यूनिट में। तो जो स्किनर ने जो है लीनियर दिया था और नॉर्मली क्राउडर ने ब्रांच प्रोग्राम दिया था। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का सबसे पुराना जो मेथड है वो इंट्रोस्पेक्शन है। सर जी 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 फरमाइए सर CAI कैसे है इसकी एग्जांपल ऑपरेंट? CAI प्रोग्राम लर्निंग जो है ना उसकी एडवांस फॉर्म है ऑपरेंट कंडीशनिंग की। जैसे प्रोग्राम लर्निंग है ना वो तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की अप्रोच है ना, तो CAI उसकी एडवांस फॉर्म है। तो इसलिए कहा गया कि CAI जो है CAI उसकी सर क्योंकि ये जो CAI है ना ये ऑपरेंट कंडीशनिंग की इसलिए एग्जांपल है कि इसमें पहले रिस्पांस आता है बाद में स्टिमुलस मिलता है। हाँ, ये ऐसे ही है जैसे आप लोग जो है वो नहीं देते, मेरा गूगल ड्राइव का टेस्ट जो मैं देता हूँ आप लोगों को, वो भी इसकी एग्जांपल हो सकती है CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इसी तरह जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं जहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हैं, पहले आप लोग जो है वो सारा टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, फिर आपको उसके बाद सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं आपके। तो ये सारी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है। पहले इसका नाम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन था। ओल्डेस्ट मेथड हम बात कर रहे थे इंट्रोस्पेक्शन है। किसने दिया था इंट्रोस्पेक्शन मेथड, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? जी विल्हेल्म वुंड का एक और भी इम्पोर्टेंट वर्क है, वो कौन सा है? लिप्जिग में कब दी थी? 1979 में लिप्जिग में जो है उसने जो है वो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब भी बनाई थी। ठीक है, साइको एनालिसिस ये किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसने दी थी? कोहलबर्ग एंड वर्दीमर। ठीक है, कोहलबर्ग एंड वर्दीमर, कोहलर हैं, कोहलबर्ग नहीं है, कोहलर और वर्दीमर ने दी थी। अच्छा, ये कोहलर और कोहलबर्ग के नाम का डिफरेंस भी याद रखिएगा। जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी है, गेस्टाल्ट जो है वो कोहलर ने दी है। ठीक है, गेस्टाल्ट जो कोहलर ने, गेस्टाल्ट के साथ साथ एक और भी इम्पोर्टेंट मेथड इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, वो कौन सा है? इनसाइड लर्निंग। यस, इनसाइड लर्निंग। कोहलर ने इनसाइड लर्निंग थ्योरी भी दी थी। ठीक है, तो ये बुक में मौजूद है सारी चीजें। गेस्टाल्ट का मीनिंग भी तो इनसाइट ही होता है। गेस्टाल्ट का मीनिंग का मतलब एज ए होल होता है, जर्मन वर्ड है, इसका मतलब एज ए होल होता है, इनसाइट नहीं होता। लेकिन इन लर्निंग बाय इनसाइट गेस्टाल्ट थ्योरी का मेथड है जो कि कोहलर ने दिया था।
अच्छा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2, ये टोटल जो है 8 गोल थे, 2000 में इस्टेब्लिश किए गए थे ये डाकार जो कॉन्फ्रेंस है उसमें। और उसमें गोल 2 जो था MDG2 वो एजुकेशन से रिलेटेड था और इसका फोकस था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस था। जबकि जो अब चल रहा है SDG4, इसका फोकस क्या है, इक्विटेबल इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, SDG4 ये हमने कब टारगेट अचीव करना है SDG4 बाय 2030 2030 2015 नहीं 30 30 30 2015 में 30 ये गोल बने और 30 में हमने ये अचीव करना है टारगेट। ठीक है, अच्छा टोटल कितने गोल हैं SDGs कितने हैं 18 टोटल? नहीं 17 17 है 17। ठीक है, ग्रेड 6 to 8 17 है सर। यूनिफॉर्म 17 जी, ग्रेड 6 to 8 यूनिफॉर्म करिकुलम इन पाकिस्तान विल बी इम्प्लीमेंटेड, यानी SNC की बात की जा रही है। ये कब इम्प्लीमेंट होगा? जो प्लान है ना इसका वो ये था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SNC के 3 फेजेस थे। कितने फेजेस थे? 3। फेज़ 1 जो है वो था मार्च 2000 उसमें 21 में। फेज़ 2 जो था वो मार्च 2022 में। ठीक है, और फेज़ 3 मार्च 2023 में। अब जो फेज़ 1 था ना वो ग्रेड 1 से 5 तक था, वो इम्प्लीमेंट हो गया सिवाय सिंध के। अच्छा, जो फेज़ 2 था 2022 में जो इम्प्लीमेंट होना था वो नहीं हुआ, नहीं हो सका। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में आई थिंक हुआ है और या फिर KPK में शायद हुआ है। अच्छा, फेज़ 3 जो है ये 6ठी से 8वीं था फेज़ 2। फेज़ 3 जो है वो 9वीं से 12वीं तक वो 2023 में जो है वो इम्प्लीमेंट होना था, वो भी ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट नहीं रही अब PTI की। ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट इट वाज नॉट implemented in 2022. Government of Punjab is trying to implement in Punjab in 2023 from new academic session April 2023. तो अप्रैल 2023 से ये इम्प्लीमेंट होगा सेकेंड फेज। ट्रस्ट कंसल्टेशन डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन, यहाँ पे एक होता है कि प्लान वो करना चीज़ों को ना प्लान करके वो चीज़ें अवेल करना, मुयस्सर करना, वसाइल पहुंचाना, वो होती है एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब वसाइल पहुंच जाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना, ये फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट जवाब है। तशकंद पैक्ट वाज साइंड ऑन 10 जनवरी 1966 बिटवीन पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब खान और इंडियन लाल बहादुर शास्त्री। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये अगेन। यू आर गेटिंग सेम रिजल्ट जी। अच्छा, यू आर गेटिंग सेम रिजल्ट एट सेम टाइम बट फ्रॉम डिफरेंट टेस्ट। आप जो है सेम टाइम में सेम रिजल्ट्स ले रहे हैं लेकिन आपके टेस्ट डिफरेंट हैं। बेसिकली रिलायबिलिटी की जो है ना आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, इंट्रा रेटर और इंटर रेटर रिलायबिलिटी। डायबिटी की एक टाइप है फर्स्ट वन, उसको हम कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं कि जब एक ही टेस्ट आप मल्टीपल टाइम लेते हैं ना, वो टेस्ट रीटेस्ट है। अब उसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है इंटर रेटर और एक होती है इंट्रा रेटर। अब जो इंटर रेटर है ना, अब उसमें आप सेम टेस्ट लेते हैं, ठीक है, सेम टाइम में, लेकिन आपके स्टूडेंट डिफरेंट होते हैं। मसलन आप एक स्कूल A के बच्चों से टेस्ट लेते हैं और एक स्कूल B के, ठीक है, तो अब आपका टेस्ट भी सेम है, टाइम भी सेम है, लेकिन स्टूडेंट क्या है, डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी। ठीक है, अच्छा, इसके साथ होती है इंट्रा रेटर। अब आपका टेस्ट सेम होगा, स्टूडेंट सेम होंगे वही A स्कूल के, लेकिन आप डिफरेंट टाइम पे लेंगे। एक आज इस फ्राइडे को ले लेंगे, एक फिर नेक्स्ट मंथ के जो फर्स्ट फ्राइडे है उसको आप ले लेंगे, फ़र्ज़ करें। तो ये होता है इंट्रा रेटर। इंट्रा मतलब सेम, सिमिलर, विद इन, ठीक है, सेम स्टूडेंट है। इंटर मीन स्टूडेंट डिफरेंट है हमारे। अब ऑब्वियसली जब स्टूडेंट सेम होंगे तो टाइम तो वेरी करेगा। सेम टाइम में एक ही टेस्ट तो हम नहीं ले सकते ना, बार बार एक दफ़ा ही लेंगे। तो इंटर रेटर और इंट्रा रेटर ये दोनों रिलायबिलिटी की टाइप्स हैं। अब आपसे मेरा सवाल है, ये कौन सी टाइप की डेफिनेशन है यहाँ पे? यू आर गेटिंग सेम रिजल्ट एट सेम टाइम बट फ्रॉम डिफरेंट टेस्ट्स। यहाँ पे स्टूडेंट अगर कर दें, फर्ज करें इंटर इंटर हो जाएगी। यस, बस इतनी सी सादा सी बात है कि इंटर जो है ना वो
सेम टाइम में हो सकती है, इंट्रा सेम टाइम में नहीं हो सकती। कुडर रिचर्डसन मेथड ये रिलायबिलिटी के लिए, ये इंटर रेटर रिलायबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, कुडर रिचर्डसन मेथड। द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके टोटल 15 जो है वो मेंबर्स होते हैं। इनमें 10 जो है वो परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के 15 मेंबर टोटल होते हैं, जिसमें 5 वो जो वीटो है हाँ जी वीटो जो है वो परमानेंट वीटो होते हैं पावर और होती है, दूसरे यस वो परमानेंट है, बाकी 10 नॉन परमानेंट है। विच पाकिस्तानी गॉट फर्स्ट नोबेल प्राइज़, डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं इन्होंने पहला फिजिक्स के अंदर 1969 है सर, इसे ठीक कर ले, नोबल लिखा हुआ है, नोबल कर लें सर। जी थैंक यू। 1969 है, मुझे ईयर इसका कंफर्म नहीं, अगर किसी को है तो 1969 में था आई थिंक फिजिक्स में, ऐसे है किसी को जी कंफर्म सर है तो फिजिक्स में, लेकिन कंफर्म डेट कंफर्म नहीं है। चलें कोई गूगल करके बता दें, सबको बता दें, कोई एक गूगल कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियाज आर स्टडीड इन जोलॉजी, बॉटनी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब इसमें जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें हम माइक्रोब्स का मुताला करते हैं, बैक्टीरिया, फंगस और इसका वायरसेस का, तो इसके अंदर हम माइक्रोबायोलॉजी में इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद है टेक्निक यूज टू डिक्रीज नेगेटिव बिहेवियर, एक टर्म है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कोई सर्च कर रहा है उसको, कोई सर्च करके बता दें प्लीज़। अच्छा, एक टर्म है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, आप वो लेक्चर में मैंने काफ़ी सारी बताई हुई हैं। उसमें एक होता है एक्सटिंक्शन, एक होता है टाइम आउट, एक होता है मॉडलिंग, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप क्या करते हैं, एक होता है उसको टाइम आउट में हम क्या करते हैं, हम बच्चों को क्लास से बाहर भेज देते हैं थोड़ी देर के लिए, वो होता है टाइम आउट। ठीक है, मसलन डिक्रीज नेगेटिव बिहेवियर, बच्चा तंग कर रहा है, दूसरे बच्चों के साथ शरारतें कर रहा है या उनको काम नहीं करने दे रहा, ख़ुद भी नहीं कर रहा क्लास के अंदर, हम उसको क्लास से बाहर भेज देंगे, ये होता है टाइम आउट। और एक्सटिंक्शन क्या है, उसने कोई छोटी मोटी गलती की है, चलें टीचर ने देख लिया लेकिन वो जानबूझ के इंटेंशनली उसको इग्नोर करेगा, इसको हम कहते हैं एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो यानी मतलब वो इस तरह से उसे बच्चे को पता चल जाएगा कि टीचर ने मुझे देख लिया है। ठीक है, ये नहीं है कि टीचर देख भी रहा है, बच्चे को पता भी ना हो, टीचर फिर इग्नोर कर रहा है, इस तरह तो बच्चा और ज़्यादा शरारतें करेगा। टीचर ने देखा है, ठीक है, बच्चे की तरफ, और बच्चे ने शरारत की है, बच्चे को पता चल, ये मैं कल की बात बताऊँ, मैं एक स्कूल में मैं विज़िट पे गया हूँ, मैं वहाँ पे देखा कि मैं टीचर के साथ था, तो वो 2 बच्चे ना आपस में, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को ना थप्पड़ मारा ऐसे हल्का सा। यकीन करें मुझे ये पॉइंट तो उस वक्त याद नहीं था कि मैं एक्सटिंक्शन को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ना उसकी तरफ थोड़ा सा ऐसे देखा, तो वो बच्चा ना तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट ना वो घबराया हुआ बैठा रहा वहाँ पे कि पता नहीं मुझे किस वक्त बुलाया जाएगा, और बड़ा डिसिप्लिन वे में फिर उसके बाद जितनी देर मैं वहाँ पे रहा, क्योंकि मैंने उसे देख लिया था वो शरारत करते। इसको कहते हैं एक्सटिंक्शन। ठीक है, कि आप नेगेटिव बिहेवियर को जानबूझ के उसको इग्नोर कर देते हैं लेकिन आप देख चुके होते हैं। F4 की यूज़ की जाती है लास्ट एक्शन को, रिपीट द लास्ट एक्शन, ओपन और क्लोज विंडो। उसके बाद है टेलर प्रेजेंटेड, टेलर ने कौन सा मॉडल प्रेजेंट, सर ये अब्दुल सलाम का 1979 ही था सर। चलें जी, ये डॉक्टर अब्दुल सलाम का 1979 अच्छा जी, कहाँ पे थे जी। टेलर प्रेजेंटेड करिकुलम मॉडल, करिकुलम के 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, इनमें सबसे पहले जो है वो किसका मॉडल है, सबसे पहले किसने दिया था 1949 में, टेलर ने दिया था जी। टेलर का मॉडल कब पेश हुआ, 1949 में। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा मॉडल जो है वो टाबा का है, ये कब पेश हुआ सर 1962 में 1962 में 62 में सर 62 है सर। अच्छा, ये हो गया हिल्डा टाबा का, तुम हो वही लेकिन, इसे याद रख लें। टी टेलर है, एच हो का एच,
टी का तुम का टी, ये 1949 में किसका मॉडल है? टेलर मॉडल है। इसके कितने कंपोनेंट होते हैं टेलर मॉडल के? 4 कंपोनेंट होते हैं। 4 ही है ना? ये चार ये टेलर के 4 हैं और अच्छा वेट टाबा के करें, सबर 6 सबर सबर करें, सबर करें आप। अच्छा उसके बाद दूसरे नंबर पे है टाबा, तुम हो, हिल्डा टाबा, ठीक है। अच्छा इनका मॉडल है 1962 में, और इसके कितने कंपोनेंट हैं इसके मॉडल में? 7 यस 7 है, ठीक है। अच्छा तो 7 है। यस इसके बाद है फिर तुम हो वही व्हीलर से व्हीलर मॉडल। व्हीलर मॉडल कब आया था? 67 में 67 में से 67 में। अच्छा इसके कितने कंपोनेंट हैं? 5 सर 5 यस 5 कंपोनेंट है। अच्छा उसके बाद तुम हो वही, आखिर पे कौन बच गया? एल, लॉटन मॉडल। लॉटन मॉडल कब पेश हुआ था? 89 सर 1968 सॉरी 1989 में। सर, yes, 89 में है। 1989 में है। इसके 5 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट्स आप फिर देख लेंगे। अच्छा इसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट मॉडल हैं। JF कर मॉडल है 1968 में, ये बुक और नोट्स दोनों में मौजूद हैं। JF कर का मॉडल जो है वो 68 में है, उसके भी 4 कंपोनेंट हैं। और निकोल्स एंड निकोल्स का जो मॉडल है सिचुएशनल एनालिसिस मॉडल, ये 76 में पेश हुआ 1976 में, उसके भी 5 कंपोनेंट हैं। तो ये करिकुलम मॉडल थे। तो टेलर ने क्या चीज़ पेश की है? करिकुलम मॉडल पेश किया था। उसके बाद है एक्सपोनेंट ऑफ हेरिस्टिक मेथड। हेरिस्टिक मेथड के एक्सपोनेंट कौन थे? आर्मस्ट्रांग था एक्सपोनेंट इसका, हेरिस्टिक मेथड का। हेरिस्टिक मेथड, हेरिस्टिक का मतलब क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट। ये भी पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और एडगर डेल ने कौन सा मेथड दिया था जी? कोन ऑफ लर्निंग। कोन ऑफ लर्निंग के अलावा इसने और भी एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, वो कौन सी थी? डेमोंस्ट्रेशन मेथड। यस, डेमोंस्ट्रेशन मेथड एंड कोन ऑफ लर्निंग। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर DESD डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2005 से 14 इनका जो डिकेड था, 10 साला जो ड्यूरेशन है, पीरियड है, इसको DESD डिकेड के तौर पर जो है वो डिक्लेयर किया गया था। DESD डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज अपोजिट टू डिनोट? डिनोट का मतलब क्या होता है जी? साफ करना। जी डिनोट किसको कहते हैं? जाहिर करना, जाहिर करने के नहीं कहते सर, जैसे मैथ में कहते हैं डिनोटेड। हाँ, डिनोट इंडिकेट करना, जाहिर करना, इंडिकेट का। और कंसील इसका अपोजिट है, एंटोनिम है, इसको कहते हैं छुपाने को। टीचर प्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट्स टू स्टूडेंट एंड आस्क देम टू ऑब्जर्व एंड देन आस्क क्वेश्चन अबाउट दैट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। टीचर बच्चों को कुछ चीज़ें देते हैं और उन्हें कहते हैं कि इनको अच्छी तरह कीनली आप ऑब्जर्व करें, और फिर उनसे मुताल्लिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को क्या कहा जाता है? आर्टिफैक्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। यानी टीचर्स क्लास में कोई जो है इक्विपमेंट दे दिए, कोई प्लांट्स के पार्ट्स दे दिए, इस तरह की कोई क्लॉक दे दी, इस तरह कोई चीज़ दे दी, फिर उनसे कहा जाएगा आप इनको अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करें। आफ्टर ऑब्जर्वेशन उनसे सवाल किए जाएंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को क्या कहा जाता है? आर्टिफैक्ट स्ट्रैटेजी कहा जाता है। टू ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स। ये एनालिसिस हमने बात की है, कल भी मैंने बताया था कि ब्लूम सोलो टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है टू ब्रेक द इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, ये एनालिसिस को कहते हैं। अच्छा इसके उल्ट क्या होगा? व्हाट इज अपोजिट टू एनालिसिस? अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो क्या बोलेंगे आप? सिंथेसिस। सिंथेसिस, यस। सिंथेसिस में हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को जोड़ते हैं, हाँ इकट्ठा करते हैं, कंबाइन, कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फिलॉसफी रिलेटेड टू ट्रेडिशन। ये कौन सी फिलॉसफी होगी? कल भी ये क्वेश्चन था, एसेंशियलिज्म। फिलॉसफी रिलेटेड टू एथिक्स एंड रिलीजन। रिलीजियस फिलॉसफी एक ही है, वो आइडियलिज्म है, ठीक है।
कम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक, म्यूज़िक, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 मज़ामीन हैं, ये ग्रीक एजुकेशन सिस्टम से लिए गए हैं। डाइडेजिलियम जो है इसको कहते हैं। इसके साथ साथ एक टर्म और यूज़ होती है क्वाड्रिवियम। क्वाड्रिवियम में कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं? जी, अरिथमेटिक, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योमेट्री। अरिथमेटिक, म्यूजिक एंड ज्योमेट्री। यस, अरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक एंड ज्योमेट्री, ये किस में होते हैं? क्वाड्रिवियम में होते हैं। ठीक है, डाइडेजिलियम में रीडिंग एंड राइटिंग है। ठीक है, डाई 2 को कहते हैं ना, तो रीडिंग राइटिंग। मोनिका आपने मक्का बताया हुआ है। जी, इसका निमोनिक आपने मग्गा बताया हुआ है, MGGA। हाँ, MGGA किसका? वर्मा भी सर क्यों हाँ, वो आप अपनी अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं। वैसे एक और भी है, रीडिंग और राइटिंग ना बेसिक हमारी वो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो वो ये 2 स्किल यहाँ पे चूँकि हैं, तो जिसमें मौजूद होंगी ये 2 को डाई कहते हैं, तो यहाँ पे डाई है। डाइडेजिलियम से रीडिंग एंड राइटिंग, ये कॉन्सेप्ट बना लें अगर वैसे वो मिक्स हो जाए तो। अच्छा, क्वाड्रिवियम में कौन से शामिल होते हैं? अरिथमेटिक, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योमेट्री। रिटोरिक, रिटोरिक क्या होता है? आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये भी सिखाई जाती थी वहाँ पे ग्रीक एजुकेशन सिस्टम में, आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग। ट्रिवियम में कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं? किसी को याद है? सर बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग। नहीं, बेसिक रीडिंग राइटिंग नहीं होती इसमें। ट्रिवियम किसी को याद है? नो सर। अच्छा चले, मैं देख लूँ, 1 मिनट फिर वेट कर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ज्योमेट्री, लॉजिक 2 तो ये थे। किसी को भी याद नहीं है? अच्छा चले, एक सेकंड। सर GRL थे GRL, लेकिन अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं ये चलें। अच्छा, मैं फिर थोड़ी देर तक आपको बता दूंगा। इट इज़ अ साइंटिफिक मैथ। जी, ग्रामर, लॉजिक एंड ये रिटोरिक। यस, ग्रामर, लॉजिक एंड रिटोरिक, यही 3 थे। जी सर। ठीक है, ये नोट कर लें जी, ग्रामर, लॉजिक एंड रिटोरिक, ये 3 हैं ट्रिवियम के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है द साइंटिफिक मेथड इज़ द ओनली वे टू एस्टैब्लिश ट्रूथ एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। हमने कल ना रिसर्च पैराडाइम की बात की थी, तो रिसर्च मुख्तलिफ पैराडाइम है इसकी, तो उसमें एक पैराडाइम है पॉजिटिविज़म। जो पॉजिटिविज़म है ना, इसका मानना है कि सिर्फ एक ही मेथड है, एक ही रास्ता है हकीकत या सच्चाई तक पहुंचने का, और वो साइंटिफिक मेथड है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है हमारे पास कि हम हकीकत तक, रियलिटी तक पहुंच सके। तो ये पॉजिटिविज़म का बिलीव है। वो कहते हैं कि साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि वही जो क्वांटिटेटिव हमारी रिसर्च है वही एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये पॉजिटिविज़म जो है वो जो पैराडाइम है रिसर्च की, उसकी डेफिनेशन है। टेक्नोलॉजी इज़ रिलेटेड टू विच फ़िलासफ़ी। रिकन्स्ट्रक्शनिज़म जो है ये टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करती है। और अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि विच फ़िलासफ़ी अपोज कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, तो फिर क्या कहेंगे आप? पेरिनियलिज्म। यस, पेरिनियलिज्म, क्योंकि हमने बात की थी कि ये कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल, ओल्ड जो है वो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है। ठीक है, मॉडर्न, लेटेस्ट, एडवांस, यंगेस्ट जो है ये, फिर यंगेस्ट तो नहीं, खैर मॉडर्न और एडवांस जो है वो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म है। ठीक है, 37 आउट ऑफ 74 स्टूडेंट गिव रॉन्ग आंसर, द फैसिलिटी इंडेक्स इज़। अब देखें, फैसिलिटी इंडेक्स का हमने फार्मूला पढ़ा था कि क्या फार्मूला था जी? सर 30 से कम होगा तो इसका मतलब हमारा जो टेस्ट है वो बहुत मुश्किल है। 70 की 3 वो क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन वो नहीं है। हमने फैसिलिटी इंडेक्स का फार्मूला किसी को याद है? फैसिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर डिवाइडेड बाय आई थिंक जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे, वो होता है।
अब ये 37 को अगर आप 74 पे डिवाइड करें तो आपके पास 0.5 आंसर आएगा, ठीक है। और अगर आप इसको 0.5 को मल्टीप्लाई करें 100 पे 100 के साथ तो इसका जवाब 50% आएगा। तो इट मीन्स कि जो आइटम है वो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू बतानी थी तो इसकी वैल्यू जो है 0.05 आती है। नॉलेज इज़ कंपार्टमेंटलाइज्ड, ये कल हमने डिस्कस भी किया था कि नॉलेज जो है इसको जो है वो डिवाइड किया जाता है फर्दर, ठीक है। उसके सेक्शन बनाए जाते हैं, किसमें, सब्जेक्ट सेंटर्ड में। इसमें जो प्रायर प्लानिंग है वो नेसेसरी होती है सब्जेक्ट सेंटर्ड में, पहले से टीचर करके आता है प्लानिंग, उसी को फिर आगे लेके चलता है। जबकि इसके बरक्स जो दूसरा मेथड है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, उसमें नॉलेज को कंपार्टमेंटलाइज भी नहीं किया जाता और उसमें प्रायर प्लानिंग भी नहीं होती, क्योंकि वो लर्नर सेंटर्ड है। बच्चा जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो अपने टीचर से हो सकता है कि टीचर को मौके के जब वो कोई चीज़ प्लान करके आए तो एट द स्पॉट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे कुछ चेंज करना पड़े, तो इसलिए वो पहले से प्लानिंग करके नहीं आता। इंस्ट्रक्शनल मॉडल डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन, जो इंस्ट्रक्शनल मॉडल डिज़ाइन है ये किस जो है वो टेक्सोनोमी के ऊपर बेस करता है, ब्लूम टेक्सोनोमी के ऊपर। एक इंस्ट्रक्शन मॉडल डिज़ाइन या डिज़ाइन मॉडल, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हमने बच्चों को पढ़ाना कैसे। अब ऑब्वियसली हर कंटेंट के, लेसन के, चैप्टर के, यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमने लर्निंग के 3 डोमेन्स पढ़े हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तो वो इन में से ही होते हैं। तो इसलिए फिर हम जो है ये बेस करती है, टेस्ट भी हम इसी फ़िलासफ़ी जो टेक्सोनोमी है इसी के बेस पे बनाते हैं और इंस्ट्रक्शन भी इसी की बेस पे फिर डिज़ाइन किए जाते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम जो डेवलपमेंट है इसमें 3 चीज़ें आती हैं, द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम इज़ नाउन एज करिकुलम डेवलपमेंट। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन ही पूछी गई है कि करिकुलम डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ, करिकुलम को बनाना, ठीक है, डिज़ाइन करना, कौन सा डिज़ाइन आप उसमें यूज़ कर रहे हैं, डेवलप करेंगे, फिर उस डिज़ाइन को यूज़ करके करिकुलम आप तश्कील देंगे, फिर उसको टेक्स्ट बुक की शक्ल में इम्प्लीमेंट करेंगे क्लासरूम्स में। तो ये टोटल प्रोसेस जो है करिकुलम डेवलपमेंट कहलाता है। CRT स्टैंड फॉर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, NRT स्टैंड फॉर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि CRT क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज़ यूज्ड, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? ग्रुप्स को क्लासीफाई करने के लिए। मसलन कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने A ग्रेड लिया, कितनों ने B लिया, कितनों ने C, कितनों ने F लिया, कितने हैं जो फर्स्ट डिवीज़न में है, कितने सेकंड में, कितने थर्ड में। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, ग्रुप्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि इसके बरक्स जो होता है ना NRT नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, उसमें हम इंडिविजुअल्स को क्लासीफाई करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि एक बच्चे के स्कोर अगर 50 हैं 100 में से, तो कितने बच्चे ऐसे हैं और जिनके स्कोर जो है 50 से कम है। तो हम इंडिविजुअल्स को क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा दोनों का डिफरेंस। कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड कंटेंट्स आर मर्ज्ड एट क्लासरूम लेवल, इट इज़ करिकुलम प्लानिंग। कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड कंटेंट्स आर मर्ज्ड एट क्लासरूम लेवल। तो क्लासरूम लेवल पे हम जो एक्टिविटीज़ को और कंटेंट्स को आपस में मर्ज करते हैं, तो ये करिकुलम डिज़ाइन होगा, असेसमेंट होगी, लर्निंग होगा या प्लानिंग होगी। अब देखें जब एक टीचर प्लान कर रहा होता है ना, जो आप में से प्राइमरी टीचर हैं पहले से, तो उनको पता होगा कि उनके स्कूल्स में क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल जो है वो पंजाब के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कॉट यूज़ हो रही है। तो उसका जो पहला और तीसरा कंपोनेंट है ना, वो यही है कि टीचर जो है वो एक्टिविटीज़ डेली लाइफ या रोज़मर्रा ज़िंदगी से लेता है। और वेरी फर्स्ट जो है वो ये है कि क्या टीचर जो क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ जो है एक्टिविटीज़ को मर्ज करता है, जोड़ता है। तो ये वही बात यहाँ पे पूछी जा रही है, लेसन प्लानिंग से मुताल्लिक है, करिकुलम प्लानिंग से, कि एक्टिविटीज़ को कंटेंट के साथ कैसे जोड़ा जाता है। टॉम्ब ऑफ मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा गालिब का मज़ार दिल्ली में है। ये आगरा में पैदा हुए थे और दिल्ली में मदफून है मिर्ज़ा गालिब। आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये रिटोरिक है, ये ऊपर भी क्वेश्चन था। तो आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग इज़ नाउन एज रिटोरिक। ये चारों टर्म्स ग्रीक हैं, डाइडेजिलियम, क्वाड्रिवियम, ट्रिवियम एंड रिटोरिक। द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इज ड्रॉन बाय द सेम वे एज ऑफ अरिथमेटिक मीन, यानी जैसे हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं इसी तरह एवरेज का दूसरा नाम समझ लें आप अरिथमेटिक मीन है। वर्ड मोरल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम
ये जो मोरल है ये किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है? लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? हैबिट, मोस्ट मीन हैबिट। अगला क्वेश्चन है बैक टू बेसिक्स। अब सॉरी बैक टू नेचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है, बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर और प्ले वे मेथड। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेचुरलिज्म के, अक्सर रिपीट होते हैं। बैक टू नेचर जो है ना, ये कौन सी फिलॉसफी है? नेचुरलिज्म फिलॉसफी है, ठीक है, नेचुरलिज्म। और बैक टू बेसिक्स जो है वो एसेंशियलिज्म है, यानी बेसिक से मुराद वही अपना कल्चर ट्रेडिशन, उन पे आप आ जाएं। प्रोग्रेसिविज्म के अगेंस्ट थी ये फिलॉसफी। प्रोग्रेसिविस्ट कहते हैं कि बच्चों को छोड़ें कल्चर ट्रेडिशन को, हमारी रवायात को, बच्चा जो करता है उसको करने दें, ठीक है, फ्री हैंड फ्री विल दे दें। ये थी प्रोग्रेसिविज्म, ठीक है। यही फोकस होता है किसका? नेचुरलिज्म का, बैक टू नेचर के, नेचर में बच्चे को, नेचर उसको सिखाएगी, उसको छोड़ दें बच्चे को। और बैक टू बेसिक्स जो है वो क्या, कि वो इनकी उल्ट थी प्रोग्रेसिविज्म के। वो कहते थे कि नहीं भाई, आप जो है वो किस पे आ जाएं, आप बच्चों को उनकी बेसिक यानी उनके कल्चर ट्रेडिशन पे लेकर आएँ, तो वो बैक टू बेसिक्स अगर होगा तो वो एसेंशियलिज्म होगी। रोसो ने एमिल एक नावल लिखा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है पेपर में। द प्रोसेस, ये रोसो की थ्योरी है नेचुरलिज्म। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ कंपोनेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कुछ कंपोनेंट हम लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। ये कल भी डेफिनेशन डिस्कस हुई थी। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इट इज़ एबिलिटी टू एनालाइज इमोशनल स्टेट, कंट्रोल फीलिंग एंड इमोशंस। तो ये EQ होता है, इमोशनल क्वोशेंट। IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं दोनों को पहले भी। तो एबिलिटी टू एनालाइज इमोशनल स्टेट, कंट्रोल फीलिंग एंड इमोशन, इसको हम क्या बोलते हैं? EQ। अगला क्वेश्चन है कलेक्शन, रिव्यूइंग डाटा फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस, ये असेसमेंट होती है। ये पहले भी मैंने बताया था कि डाटा कलेक्शन आप कर रहे हैं और किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं ड्यूरिंग, तो ये असेसमेंट होगी। एवेलुएशन एंड पे होती है, जजमेंट होती है, जजमेंटल होती है, वर्थ वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है और उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, ना कि आप इम्प्रूवमेंट करते हैं। एंड ऑफ असेसमेंट, सेशन असेसमेंट, ये सवाल वेरी फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि ये सबमेटिव होता है। मिनिमम कग्निशन लेवल, ये पहला जो लेवल है ब्लूम टेक्सोनॉमी के कग्निटिव डोमेन का, वो पूछा गया, नॉलेज होता है। एजुकेशन इज़ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, एरिस्टोटल की डेफिनेशन है कि एक साउंड माइंड जो है एक साउंड बॉडी के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकता है, इसी चीज़ की क्रिएशन का नाम एजुकेशन है। डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी, ये जो है वो प्लेटो की डेफिनेशन है, इससे बहुत मिलती जुलती है। द एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी, ठीक है, वो प्लेटो ने कहा था, एजुकेशन की डेफिनेशन दी थी। और अरिस्टोटल ने क्या कहा है? क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। FTF स्टैंड्स फॉर, ये भी पास पेपर में आ चुका है, FTF स्टैंड्स फॉर फ़रोग़ तालीम फ़ंड। बच्चों से जो पैसे लिए जाते हैं ना, फिर स्कूल के लिए खर्च किए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर में कि फ़रोग़ तालीम फ़ंड या FTF इज़ यूटिलाइज्ड इन। अब ये किस पर्पज़ के लिए? ये स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए, मसलन उनके कोई टेस्ट आप ले रहे हैं, उनके लिए वाइट बोर्ड ले रहे हैं वगैरह वगैरह, तो बच्चों के किसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और कौन इसका अथराइज पर्सन कौन होता है? हेड ऑफ स्कूल होता है, हेड मास्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च इज़ कंडक्टेड फॉर इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो ये क्लासरूम लेवल की अप्रोच है, इसमें फौरी सोल्यूशन हमें चाहिए होता है। तो एक्शन रिसर्च क्लासरूम है, साइक्लिकल है, इमीडिएट है, ठीक है, और नॉन जनरलाइजेबल भी होती है। ये कल भी मैंने बताया था, पिछले पेपर में भी था। सम ऑफ क्वेश्चन किसको कहते हैं? यहाँ पे नन है, तो क्या होगा सम ऑफ क्वेश्चन? टेस्ट को सर, टेस्ट होता है। टेस्ट को यस। लीव दैट कैन नॉट बी डेबिटेड फ्रॉम द लीव अकाउंट, वो लीव जो डेबिटेड से क्या मुराद है? अच्छा, एक होती है अर्नड लीव। अर्नड लीव दो तरह की होती है, एक मुलाजमीन होती हैं वोकेशन डिपार्टमेंट में, कुछ होते हैं नॉन वोकेशन में। अब वोकेशन और नॉन वोकेशन से क्या मुराद है? इसकी सिंपल सा इसका याद रखने का कुल है कि वो जिनको गर्मियों की छुट्टियां होती हैं ना, सर्दियों गर्मियों की जिन महकमों को, वो किस इसमें आते हैं?
वोकेशन में आते हैं, वोकेशन वाला और जिनको नहीं होती वो नॉन वोकेशन में आते हैं। ठीक, अब जैसे जितने भी हमारे टीचर्स हैं ये सारे के सारे वोकेशन में, हेड मास्टर, क्लास 4, ये सवाल भी आ चुका है कि लैब अटेंडेंट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। अब लैब अटेंडेंट को छुट्टियां नहीं होती, चौकीदार, क्लास 4, गेट कीपर, हेड ऑफ स्कूल, क्लर्क, AEO, डिप्टी DO, इन लोगों को छुट्टियां नहीं होती स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये नॉन वोकेशन है सारे के सारे। ठीक है, CO, DO, क्लर्क सारे, क्लास 4 सारे, लैब अटेंडेंट सारे, हेड ये सारे के सारे, गेट कीपर, सिक्योरिटी गार्ड, PN ये सारे के सारे जो है नॉन वेकेशन में आते हैं। ये बहुत बुनियादी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो वेकेशन में होते हैं ना, इनको मंथली एक अर्न लीव मिलती है। जब ये परमानेंट होते हैं ना, रेगुलर, तो इनको महीने की 1 साल की 12 छुट्टियाँ मिलती हैं जिनको। अच्छा, और जो नॉन वेकेशन में होते हैं उनको महीने की 4 और साल की कितनी मिलती हैं, 48 मिलती हैं। अब ये इनकी इकट्ठी होती रहती हैं, ये जो है दौरान सर्विस किसी भी वक्त अपनी ये छुट्टियां ले सकते हैं। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें अगर एक सरकारी मुलाजिम चाहे वो वोकेशन में या नॉन वोकेशन में वो छुट्टियां नहीं लेता और उसकी 365 छुट्टियां हो जाती हैं, तो उसको 1 साल की जो पे है वो दी जाती है एट रिटायरमेंट। ठीक है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि उसकी छुट्टियां कम हैं तो जितनी होंगी उतनी पे के हिसाब से जो लास्ट सैलरी वो लेगा ना, रिटायरमेंट वाली आखिरी तनख्वाह रिटायरमेंट से पहले, उसके हिसाब से दी जाती है। बात लंबी हो रही है, मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत सारी और भी टाइप्स हैं लीव्स की। ठीक है, अब इसमें जो मेडिकल लीव है, जो मैटरनिटी लीव है, MT लीव, वो डेबिट नहीं की जाती, नहीं काटी जाती अर्नड लीव से। ठीक है। क्वारंटाइन लीव, ये जो जैसे कोरोना आया और ये कुछ ये हॉस्पिटल्स के लिए होती है। क्वारंटाइन लीव हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को नहीं मिलती। हाँ, विद पे, ये जो है विद पे भी मिलती है और ये मिलती भी उनको है हॉस्पिटल के मुलाजमीन को, हमें नहीं मिलती क्वारंटाइन लीव। बहरहाल, अच्छा, ये आप लीव रूल्स जो है मेरे मैनेजमेंट के चैप्टर में, वो आप लाजमी एक वीडियो सुनिएगा क्योंकि 1-2 क्वेश्चन उसमें से लाजमी आते हैं लीव रूल्स में से। एक ही लेक्चर होगा, वो सारी डिटेल आप वहाँ से सुन लीजिएगा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों को बता दूँ लेकिन हमारी बात लंबी हो जाएगी। सी लीव, MT लीव, मेडिकल लीव, ये लाजमी देख लीजिएगा। क्वारंटाइन हमें नहीं मिलती लेकिन ये विद पे और डेब्ट नहीं होती, इस तरह MT भी नहीं होती। नॉलेज गेन विदाउट एनी एफर्ट, इंस्टिंक्ट नॉलेज। आप बस में जा रहे हैं ना, तो एक बंदा दूसरे बंदे को कोई चीज़ शेयर कर रहा है तो आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको मुफ्त में वो नॉलेज मिल गया। ठीक है, तो या बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, गली में कुछ हो रहा है, TV पे कुछ चल रहा है, तो जिस पे आपकी एफर्ट्स नहीं लगती, वो इंस्टिंक्ट नॉलेज होता है। इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ टीचिंग, इनएक्सपेंसिव जो है इनमें से कौन सा होता है, वो लेक्चर मेथड है, सबसे सस्ता होता है, यानी 500 स्टूडेंट बिठा दें। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे हमारा जो लेक्चर थिएटर बनाया गया, वहाँ पे तकरीबन 1500 स्टूडेंट बैठ सकता है एक ही क्लास के अंदर। 1500 तो नहीं खैर, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कह दी, 1000 तकरीबन बैठ जाएगा जो नया उन्होंने बनाया। अच्छा, बेस्ट चाइल्ड सेंटर मेथड फॉर टीचिंग ऑफ साइंस, अब ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, और इन केस अगर डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट होगा। इन केस प्रोजेक्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन दोनों हैं तो फिर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड आएगा। जी सर, ये जो 67 क्वेश्चन है, इसमें एक इंट्यूटिव है, तो इसमें भी एफर्ट तो नहीं रिक्वायर्ड होती है। ये इंट्यूटिव नॉलेज जो है, आपकी बात सही है, लेकिन वो इंसान अपनी थिंकिंग से डेवलप करता है। जो इंस्टिंक्टिव नॉलेज है ना, ये इसकी डेफिनेशन है कि वो नॉलेज जो बगैर किसी एफर्ट के गेन किया जाता है। इंट्यूटिव नॉलेज आप किसी भी प्रोसेस में होते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं होता ना कि आप बैठे हैं और आप बैठे बैठाए आपको कोई इल्हाम होने लग जाए कि ये हो जाएगा। आप किसी सिचुएशन में होते हैं, फिर मतलब मैच कोई हो रहा है ना, तो आप कहते हैं कि अगली बॉल वाइड हो जाएगी, अगला छक्का लग जाएगा, ठीक है, ये मैच फ़लाँ टीम जीत जाएगी, फ़लाँ हार जाएगी, मैं पास कर जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। तो बिल्कुल वैसे होता है, समटाइम बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो जब भी इल्हाम होता है उसके उल्ट होता है। अच्छा, तो मतलब आप किसी प्रोसेस में होते हैं किसी न किसी हद तक, इंस्टिंक्टिव में ऐसा नहीं होता। अच्छा, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, इंटीग्रेशन, ये जो है वो 3 स्टेप्स हैं। इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन एंड इंटीग्रेशन, ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के 3 स्टेप्स हैं। एसेंशियलिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं किस चीज़ के अंदर, कल्चर और ट्रेडिशन में। इसी पेपर में ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है सेम।
a handy tool for instructor to present their lectures in both face to face and online courses। तो एक हैंडी यानी आपके पास एक जो है कंक्रीट क्विक टूल मौजूद है जिसके ज़रिए आप जो है क्लास में भी फेस टू फेस ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। अच्छा जी, उसके बाद है फॉर्मल असेसमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड। एक फॉर्मल असेसमेंट का दूसरा नाम जो है वो अप्रेजल भी। अप्रेजल बेसिकली असेसमेंट का नाम है। अप्रेजल किसको कहते हैं? असेसमेंट का यूँ समझ लें कि दूसरा नाम जो है वो अप्रेजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ प्लूरलिज्म थ्योरी मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉलेज विच सेज थॉट मस्ट प्रोड्यूस एक्शन। ये वो थ्योरी है जो कहती है कि एक्शन जो है उससे आप यानी आपके जो थिंकिंग हो उससे कोई एक्शन प्रोड्यूस हो। वेरी फर्स्ट जो फिलोसफी थी ना आइडियलिज्म, वो कहती थी कि एनीथिंग दैट कैन बी इमेजिन इज़ रियल। वो हर वो चीज़ जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं वो रियल है। इसके बरक्स जो है वो थ्योरी जो दूसरी आई, उन्होंने कहा कि हर वो चीज़ जो सोची जा सकती है वो लाजमी नहीं रियल हो। ठीक है, सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, लाजमी नहीं है कि वो इन रियलिटी वो चीज़ें एग्जिस्ट भी कर रही हों। वो कहते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, मटेरियल हैं, वो रियलिटी है। फिर तीसरी फ़िलासफ़ी आई, इन्होंने कहा कि ये दोनों आप गलत हैं। यानी पहली प्लेटो ने दी, दूसरी अरिस्टोटल ने, तीसरी प्रैग्मेटिज्म आई, चार्ल्स सैंडर्स पायस ने दी। उसने कहा कि नहीं, थिंकिंग अकेली या मटेरियल अकेले दोनों किसी काम के नहीं है। हाँ, ये दोनों गलत हैं लेकिन दोनों सही भी हो सकते हैं। कब सही होंगे? उस वक़्त जब आपकी थिंकिंग किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के बारे में हो और उसको आप मैनिपुलेट कर सकें, उसको आप एक्सपीरियंस कर सकें। ठीक है, तो ये प्लूरलिज्म थ्योरी है। मोनिज्म थ्योरी है कौन सी? आइडियलिज्म। ठीक है, तो ये प्रैग्मेटिज्म की डेफिनेशन है यहाँ पे। क्विक ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ पॉसिबल ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी की वजह से जो है हमको फौरी तौर पर इंफॉर्मेशन का फ्लो मुमकिन हो चुका है। डेवलपमेंट in such a way that it is useful for one's own self and also for the future generation। तो ऐसी डेवलपमेंट जो हमारे लिए भी और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदा मंद हो, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। मिलीनियम कहते हैं 1000 साल को। जो MDGs थे ना, वो बेसिकली 1000 साल के लिए एक प्लान था कि 1000 साल बाद यूँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उन जनरेशन का भी ख्याल। उसके बाद सस्टेनेबल किसको कहते हैं कि हम अपने वसाइल को इस तरह से इस्तेमाल करें कि अपनी ज़रूरियात मुकम्मल तौर पर उनका हसूल मुमकिन बना है, लेकिन हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी ज़रूरत का भी हम ख्याल रखें। हम इतना तेल ना निकाल लें कि हमारी आने वाली नस्लें फिर बैठी हों सर पकड़ के। बहरहाल इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीड्स ऑफ सोसाइटी आर बेस्ड इन। तो सोसाइटी सोशल फ़िलासफ़ी जो है, इसके अंदर जो किसी भी सोसाइटी की जो नीड्स हैं वो जो है वो कंसिडर की जाती हैं, एड्रेस की जाती हैं। इसकी डेफिनेशन आगे लिखी हुई है। सोशल फ़िलासफ़ी की ज़रूरत इसकी नहीं है कि जिसके अंदर हम जो है वो सोसाइटी की सोशल नीड्स को, सोशल डिमांड्स को एड्रेस करते हैं। ये हमारी सोशल फ़िलासफ़ी कहलाती है। सोसाइटी एक्टिव प्रोडक्टिव सोसाइटी। न्यू एक्सीडेंट टेक्स इनटू विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज। असिमिलेशन और अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें क्या डिफरेंस होता है असिमिलेशन और अकोमोडेशन में। जब आपकी जो पहले वाली सोच है ना, या पहले जो आपको नॉलेज है किसी भी चीज़ के बारे में, तो एक नया नॉलेज और पहले वाला नॉलेज वो मिल जुल जाए आपस में, इसको हम कहते हैं असिमिलेशन। और जब आपको अपनी पहले नॉलेज में कुछ ऐड या रिमूव करना पड़े, यानी उसको अमेंड करना पड़े, ये अकोमोडेशन होती है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग के अंदर न्यू इंसिडेंट आ चुके हैं, तो ये असिमिलेशन होगी। पुटिंग सेम थिंग इन सेम कैटेगरी, ये क्लासिफिकेशन की तारीफ है कि सेम चीज़ों को हम इकट्ठा रखते हैं। मसलन बॉयज़ एंड गर्ल्स हम अलग करें तो क्लास को क्लासीफाई कर रहे हैं, बॉयज़ सारे एक तरफ, गर्ल्स सारी एक तरफ। फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव विच वर्ब इज़ यूज्ड, तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी एक इंडिविजुअल का बिहेवियर तश्कील पा रहा होता है, कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है। मैं कल शायद बता चुका हूँ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन भी आपको पिछले किसी पेपर में। टूल आर गाइड आर स्कोरिंग, यानी ये 3-4 डेफिनेशंस है रूब्रिक्स की। रूब्रिक्स किसको कहते हैं? स्कोरिंग टूल, कि आपने मार्किंग कैसे करनी, ये रूब्रिक है। स्कोरिंग गाइड, ये भी रूब्रिक्स को कहा जाता है। स्कोरिंग टूल, ये भी रूब्रिक्स के लिए वर्ड यूज़ होता है। स्कोरिंग इंस्ट्रक्शंस, ये भी रूब्रिक्स के लिए, कि आपने बच्चों की असेसमेंट कैसे करनी है।
मार्किंग स्कीम जिसे हम बोलते हैं, मार्किंग क्राइटेरिया वगैरह वगैरह, तो वो टूल गाइड या साथ में इनकी गाइडलाइन दी जाती है और इनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और इनके आगे नंबर और स्कोरिंग होते हैं। हाँ उनको जी, हर rubrics चीज़ बोलते हैं। उसमें दी जाती है कि ये आपका पेपर है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इतने हैं, इसका दुरुस्त जवाब ये है, इसके इतने मार्क्स हैं, इतना लिखा हो तो इतना जवाब आपने देने, मुकम्मल डिटेल इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं मार्किंग की, इसको रूब्रिक्स कहा जाता है। फिलोसफी emphasizes the addressing of social question quest to create better society worldwide democracy। जी कौन सी होगी जी? pragmatism। रिकंस्ट्रक्शनिज्म। देखें मैंने कल भी बताया था कि जिसमें सोसाइटी सोशल रिफॉर्म्स की बात की जाए, वो कौन सी फ़िलासफ़ी होगी? रिकंस्ट्रक्शनिज्म है। सोसाइटी सोशल रिफॉर्म्स की बात, सोशल क्वेश्चन की बात, ठीक है, ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म होती है। हाईएस्ट लेवल इन असेसमेंट वो एवेलुएशन होता है, लोएस्ट टेस्ट होता है, करेक्ट सीक्वेंस इनका टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन होता है। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल मैनेजमेंट की, ये किसकी होती है? हेड की होती है। पहले सबसे अप्रेजल को बताया, अप्रेजल जो होता है वो लास्ट में दिया जाता है, मतलब कि आप जो भी असेस वगैरह करके, तो आपने वो फॉर्मल अप्रेजल का आपने कहा था ये फॉर्मल असेसमेंट होती है, ये फॉर्मल तो नहीं होती। क्या मतलब, किसने कहा आपको कि फॉर्मल नहीं हो सकता? अप्रेजल का मतलब असेसमेंट है। देखें फॉर्मल असेसमेंट और इनफॉर्मल का क्या मतलब आप ले रही हैं कि जो हम फॉर्मल से मुराद ये है कि जो आप प्लान करते हैं, पहले से बताते हैं, वो आपकी असेसमेंट जो है, यानी पहले से बच्चे को लेने वाले जिनकी हो रही है असेसमेंट उनको पता होता है, वो फॉर्मल असेसमेंट होती है। हैप्पीज़र्ड अचानक से आप लेते हैं कोई टेस्ट वगैरह, वो इनफॉर्मल होगी, प्री प्लान जो नहीं होती। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एक फॉर्मल असेसमेंट का दूसरा नाम क्या है। अप्रेजल बेसिकली असेसमेंट के लिए वर्ड यूज़ होता है, मैंने ये कहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये फॉर्मल अप्रेजल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो फॉर्मल जो है यहाँ पे चूँकि वर्ड यूज़ हुआ है फॉर्मल असेसमेंट का, तो नॉर्मली असेसमेंट जो हम करते हैं ना, ये फॉर्मल ही होती है। जो हम क्लासरूम में कर रहे होते हैं सडन अचानक करते हैं, वो तो इनफॉर्मल होगी। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है नॉर्मली वो इनफॉर्मल होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट नॉर्मली इनफॉर्मल होती है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मल वर्ड यूज़ हुआ है, फॉर्मेटिव नहीं हुआ। मुस्लिम्स फर्स्ट इन्वेडेड इन सब कॉन्टिनेंट, तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो दीबल को आजकल क्या कहा जाता है? ये है सिंध का एक इलाका है, एक जगह का नाम है जी, क्या इसका नाम है? ये पास पेपर में भी आ चुका है, मेरे ज़हन से नाम कराची नहीं है, कराची से पहले आसपास है कोई इलाका, तो वहाँ पे सर ढाबी या ढाजी को इस तरह का नाम है, ढाबी या ढाजी भी नहीं है, कोई और है। अच्छा चलें, आप में से कोई सर्च करे ना, दीबल इज़ ओल्ड नेम ऑफ, तो अभी इलाके का नाम आ जाएगा। मैं जहाँ तक आगे चल लेता हूँ थोड़ा सा। दीबल इज़ ओल्ड, DAIBAL इज़ ओल्ड नेम ऑफ, ये सर्च करें ज़रा। इस्लामिक फ़िलासफ़ी स्टेट मैन इज़ खलीफतुल्लाह। इस्लामिक फ़िलासफ़ी कहती है कि इंसान जो है वो खलीफतुल्लाह है, अल्लाह ताला का नाइब है। नैरेटिव डिस्क्रिप्शन इज़, नैरेटिव में हम क्या करते हैं? स्टोरी बताते हैं मुकम्मल डिटेल में, तो ये नैरेटिव डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें हम मुकम्मल यानी स्टोरी की फॉर्म में कोई चीज़ बताते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, स्टोर कंसर्न इंफॉर्मेशन बाय, इनकी यानी इन इदारों की जो इंफॉर्मेशन है ये कैसे कलेक्ट की जाती है या इसको स्टोर करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? डाटा मैनेजमेंट कहलाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल, स्टोर कंसर्न इंफॉर्मेशन बाय डाटा मैनेजमेंट। मूविंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट फॉर टेम्परेरी पीरियड, जब आप एक महकमा छोड़ के दूसरे महकमे में जाते हैं ना आर्जी ड्यूरेशन के लिए। जी किसने सर्च किया? डेपुटेशन कहते हैं इसको, डेपुटेशन कहते हैं। यस, ट्रांसफ़र जो है वो सेम डिपार्टमेंट में होता है, ट्रांसफ़र सेम डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है। प्रमोशन डिमोशन भी आप पढ़ेंगे आगे कहीं आएगा तो चले। व्हेन एजुकेटर ट्रैवल टू स्टूडेंट लोकेशन, यानी सर इसमें स्केल का भी फर्क होता है ना? हाँ जी, स्केल का भी, पे का भी फर्क होता है सर, इसमें फर्क होता है। जी जी हाँ जी, ट्रांसफर जो है वो तो सेम स्केल पे होगी और डेपुटेशन वन स्केल अप होती है। डेपुटेशन में आपकी सैलरी भी 10% बढ़ जाती है, ठीक है, और आप जो है और स्केल भी अप होता है, 2 टाइम्स आप ले सकते हैं और 3 साल के लिए। सर डेपुटेशन मेरे ख्याल
जी 2 बार आप ले 3 साल सकते के हैं लिए और तो 3 2 साल साल के लिए होती है जी। When educator travel to students location to provide instruction on the topics of professional or personal interest, बच्चे को आप उसके घर जाके, जैसे आपके घर में कारी साहब बुलाते हैं आप घर में, या होम ट्यूशन आपने बच्चों को रखाई हुई, या आप खुद किसी के घर होम ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, तो ये एक्सटेंशन टीचिंग कहलाती है। कर्सर एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये जो है इस वक्त ये कर्सर एक पॉइंटिंग डिवाइस है। विच इज़ इन डेप्थ स्टडी और इन डिटेल स्टडी, ये मैं बता चुका हूँ। इन डेप्थ स्टडी किसको कहते हैं जी, कल बताया था। केस स्टडी। यस अच्छा सर उनके पूरी स्टोरी को रीड आउट करना, उनके वाकयात वो यस सारा कुछ, उनके माहौल को सारा कुछ करना। स्टूडेंट भी इसमें ही आती है। यस अप्लाइंग पास्ट applying past experiences to current situation, what type of thinking is it, किस तरह की थिंकिंग है कि आप पास्ट एक्सपीरियंसेस को करंट सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन ही है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव प्रोसेस आर बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव किसको कहते हैं, क्या मैंने ठीक किया गलत किया, अब आप क्रिटिकली इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस करते हैं। एबिलिटी टू कंट्रोल योर इमोशन, ये पहले भी आ चुका है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको वहाँ पे EQ था, इमोशनल क्वोशंट, यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस है EI। अच्छा मेनोरा जो है वो उसके करीब है ये जगह, दीबल जो है ना, इसको सिंध में ना कराची के साथ मेनोरा जो आइलैंड है हमारा, उसके पास है ये, उसके करीब कोई जगह है दीबल जिसका पुराना नाम था। बहरहाल ये अगला क्वेश्चन है 96 मेन टास्क मंसूरा से बाद इसको टट्टा भी कहते हैं। मेनोरा आई थिंक है, मंसूरा मेनोरा ये सर बाद में से ये जी मंसूरा आई थिंक, मेनोरा या मंसूरा जगह का नाम। अच्छा और ये मनोड़ा है और आइलैंड है कराची के पास ही है, वहाँ स्कूल करीबी होगी। हाँ वो ये दीबल, उस वक्त इसको दीबल कहा जाता था, आजकल इसको मनोड़ा या मनोरा कहा जाता है। मेन ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज में मैंने पढ़ा था, क्योंकि मेरा अपना एक टेस्ट है तो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि ये दीबल किसका पुराना नाम था, तो ये इसका नाम था, या दीबल का नया नाम क्या है, यूँ भी आ सकता है। मेन टास्क ऑफ सुपरविजन इज़ टू हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम, सुपरविजन का मेन काम क्या होता है, एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एक्टिव स्टूडेंट यानी बच्चों के स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है वो हम सुपरविजन में देते हैं, जबकि गाइडेंस अगर होता है यहाँ पे तो फिर एडजस्टमेंट जवाब था, ठीक है। मेन टास्क ऑफ सुपरविजन, फिर अगर मेन टास्क ऑफ गाइडेंस होता है तो फिर एडजस्टमेंट होता। उसके बाद है व्हाट डज स्कैफोल्डिंग अलाउ टीचर्स चिल्ड्रन टू डू, एप्रिशिएट सोशल कॉन्टैक्ट्स एंड लर्न स्किल्स, तो यानी स्कैफोल्डिंग हमने कल देखा था किसको कहते हैं, कि टेम्परेरी सपोर्ट देना और फिर उसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाना। तो एक तो इसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट में बच्चे सीखते हैं अपने बड़ों से, एल्डर से। अच्छा वेगोस्की ने यहाँ पे ना MK और टीचर्स के लिए ना एक वर्ड यूज़ किया था, या जो ज़्यादा लिटरेट एक्सपीरियंस्ड होते हैं उसको उसने कहा था MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, तो ये भी पेपर में आ सकता है, MKO स्टैंड फॉर मोर नॉलेजेबल अदर। तो बच्चे स्किल भी सीखते हैं और सोशल डेवलपमेंट भी उनकी होती है। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ मॉडर्न टूल इन क्लासरूम अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल मेथड, ये अडॉप्टिव लर्निंग है कि आप जो है मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल दोनों मेथड यूज़ कर रहे हो टीचिंग में, तो ये अडॉप्टिव लर्निंग कहलाएगी। और अगर आप ऑनलाइन और फिजिकल की बात यहाँ पे होती तो फिर क्या जवाब होता जी? हाइब्रिड नहीं, सॉरी ब्लेंडेड लर्निंग होता, यस। हेरिस्टिक का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट। लास्ट क्वेश्चन है डाटा प्रेजेंटेशन इन ग्राफ यूज टू कंपेयर थिंग बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये बार ग्राफ में डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान हम जो है वो डाटा को शो करने के लिए बार ग्राफ हम यूज़ करते हैं जी। ये हमारा था पेपर, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कंप्लीट हो गया आज। पेपर नंबर 4 जो है कल इंशाल्लाह हम पेपर नंबर 5 डिस्कस करेंगे जी।